आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन है हमारे क्रांतिकारियों को याद करने का, जिन्होंने अपना बलिदान देकर, अपना रक्त बहाकर हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमको आज़ादी मिली। लेकिन एक आज़ादी हमको अंग्रेज़ों से मिली और एक जुल्मी सत्ता अंग्रेज़ों के पहले भी थी, और वो थी मुगलों की सत्ता। और उसी काल की एक घटना आज मैं लेके आया हूँ, जो आपने देखा होगा थंबनेल पे। डैट इज़ शिवाजी महाराज आगरा से कैसे बच के वापस आए। ये हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि शिवाजी महाराज को आगरा क्यों जाना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि औरंगजेब के इलाके में शिवाजी महाराज को जाना पड़ा, आगरा में जाना पड़ा, यानी उत्तर में जाना पड़ा। दक्षिण में शिवाजी महाराज राज करते थे महाराष्ट्र में, और उनको यूपी के आगरा में जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, और इस वीडियो के अंत आते आते हम उस घटना तक पहुंच जाएंगे जहां पे शिवाजी महाराज और औरंगजेब एक दूसरे के आमने सामने जीवन में पहली और आखिरी बार आए थे। 3 से 4 मिनट का वो प्रसंग है, लेकिन उस 3 से 4 मिनट ने दिखा दिया था कि शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुकने वाले, उसके जुल्म के सामने नहीं झुकने वाले, उसके अहंकार के सामने नहीं झुकने वाले, उसके अत्याचार के सामने नहीं झुकने वाले। वहां तक हम स्टोरी को पहुंचा देंगे। और अगली वीडियो में, जो कि परसों आएगी 17 अगस्त को, और 17 अगस्त वही दिन है जिस दिन शिवाजी महाराज एक्चुअल में औरंगजेब की कैद से आज़ाद हुए थे। तो परसों सेकेंड पार्ट आएगा कि शिवाजी महाराज कैद होते हैं और फिर वहाँ से कैसे वो बच के वापस आते हैं। और सिर्फ अकेले बच के वापस नहीं आते हैं, जिन लोगों को वो लेकर के गए थे उनको भी साथ में वो बचा करके ले आते हैं। यहाँ पे हम स्टोरी शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट में कि शिवाजी महाराज को आगरा क्यों जाना पड़ा। तो ये समय चल रहा है 1665 का, 1665, और औरंगजेब बौखला चुका है क्योंकि उसके मामा शाइस्ता खान की 3 उंगलियां शिवाजी महाराज ने उसके महल में छापा मार के खुद अपनी तलवार से उसकी 3 उंगलियां काट दी थी। तो अपने मामा की उंगलियां कटने की वजह से औरंगजेब परेशान है। दूसरा जो ज़्यादा बड़ा कारण है उसकी परेशानी का, उसकी बौखलाहट का, वो है सूरत की लूट। शाइस्ता खान 3 साल तक स्वराज्य को लूटता रहा, 1660 से 1663 तक 3 साल तक उसने लूटा। और फिर जब 3 उंगलियां गंवा के उसको वापस जाना पड़ा, तो 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा, जो कि मुगलों की आर्थिक राजधानी थी, यानी फाइनेंशियल कैपिटल थी, उसको लूटा। इसलिए औरंगजेब बौखलाया हुआ है कि अब मुझे शिवाजी को कैद करना है। तो 1665 में, 1664 के दिसंबर में वो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजता है, यानी एक हिंदू के खिलाफ एक हिंदू को खड़ा करता है। और मिर्जा राजा जयसिंह को कमान मिलती है इस दक्कन अभियान की, दक्कन मतलब साउथ के अभियान की, यानी शिवाजी महाराज को पकड़ के लाने का अभियान मिर्जा राजा जयसिंह को दिया गया। और ये मिर्जा राजा जयसिंह कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये थे अंबर के राजा, जो प्रेजेंट टाइम में जयपुर है। ठीक है, जयपुर जिसको बोलते हैं आज के समय में, उस समय वो अंबर हुआ करता था। तो वो अंबर के राजा कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, यानी मतलब हर जगह उन्होंने युद्ध कर रखा है। कांधार से लेके काबुल, बंगाल, हर तरफ, मतलब पूरे भारत में इनको युद्ध करने का अनुभव है। इनकी एज 55-56 साल उस समय थी 1665 में। बहुत ही एक्सपीरियंस जनरल, बहुत ही वीर जनरल। ठीक है, वो औरंगजेब उनको भेज रहा है, पर उनकी वीरता वैसे कम नहीं होती है। वो राजपूत थे, वीर थे, तो उनके जीन्स में ही वीरता थी। और ही वॉज अ गुड जनरल, नॉट लाइक शाइस्ता खान। या फिर शाइस्ता खान भी कुछ कमज़ोर नहीं था, बट वो बस थोड़ा सा लापरवाह था। जितना उसने हल्के में शिवाजी महाराज को लिया, उतना उसको लेना नहीं चाहिए था, वो उसकी गलती थी। मजबूत वो भी था, बट मिर्जा राजा जयसिंह दिमाग से खेलने वाले व्यक्ति थे, और वो कुछ वैसा डिसीजन नहीं लेने वाले थे कि शिवा कमज़ोर है। वो उसको ऐसा नहीं समझते थे शिवाजी महाराज को कि बहुत कमज़ोर है, इसको तो मैं तुरंत पकड़ के ले आऊँगा। वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलने वाले व्यक्ति थे। वो साथ में गए, और 3-4 मुस्लिम सरदार उनके साथ में थे। मतलब मेन दाऊद खान हो गया, फिर आपका दिलेर खान हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दिलेर खान। और एक आपका और भी 3-4 थे, कुतुबुद्दीन एक नाम का व्यक्ति मुस्लिम सरदार था। ऐसे करके कुछ मेन सरदार थे। बाकी 80,000 की सेना मिर्जा राजा जयसिंह को दी गई शिवाजी महाराज के एरिया पे कब्जा करने के लिए। तो मिर्जा राजा जयसिंह 1664 के लास्ट में उसको आदेश दिया गया। 1665 के स्टार्टिंग में वो निकलता है स्वराज्य पे हमला करने के लिए। और जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह आता है, पहली स्ट्रैटेजी वो ये करता है कि जितने भी लोग शिवाजी महाराज से जलन रखते हैं
उन सबको अपने साथ मिलाता है, उनको पैसा दे करके, उनको पद का लालच दे करके अपने साथ मिला लेता है। तो धीमे धीमे करके वो शिवाजी महाराज को घेरने का प्रयास करता है और जो शिवाजी महाराज का स्वराज्य का हिस्सा है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है, उसके बॉर्डर्स पे हर तरफ नाकेबंदी करना शुरू कर देता है। एक तो मुगल्स थे, एक शिवाजी महाराज का राज्य था और एक आदिल शाही भी हुआ करती थी। ठीक है, आदिल शाही बेसिकली शिया मुस्लिम्स की क्या बोल सकते हैं, शिया मुस्लिम्स का एम्पायर था। जैसे जो मुगल्स थे वो क्या थे, सुन्नी मुस्लिम थे, आदिल शाह शिया मुस्लिम था। तो आदिल शाह को भी उन्होंने कहा कि तुम जो है शिवाजी महाराज की मदद मत करना, हमारी तरफ से पैसे ले लो, और उनको पैसे दे करके अपनी तरफ मिर्जा राजा जयसिंह ने कर लिया और शिवाजी महाराज के स्वराज्य को चारों ओर से घेर लिया। तो शिवाजी महाराज और आदिल शाह एक ना हो जाए, ये एक क्यों होंगे? शिवाजी महाराज तो मराठा हैं, आदिल शाह तो एक शिया मुस्लिम है, लेकिन जब मुगल आते हैं तो सब दक्कन वालों को लगता है कि सब एक हो जाएं, जितने भी साउथ में जो डायनेस्टीज हैं वो एक हो जाएं ताकि मुगल्स को रजिस्ट कर सकें। तो मिर्जा राजा जयसिंह ये नहीं चाहते थे कि आदिल शाह शिवाजी महाराज एक साथ हो जाएं, तो इन्होंने आदिल शाह को पहले ही चेक में रखा कि तुम इनको सपोर्ट नहीं करोगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने एक तो नाकेबंदी करी, सारे सरदारों को अपने साथ मिलाया जो शिवाजी महाराज के खिलाफ थे और उनको पूरी तरह से ट्रैप कर दिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि एक बहुत बड़ा संकट स्वराज्य पर आया है और इस संकट के लिए हमारी सेना और हमारे लोग अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो संख्या बल कम है और दूसरा जो हमारा शत्रु है वो बहुत ही चतुर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और वो लगातार कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है। इससे पहले जो सरदार है वो काफ़ी आलसी टाइप के थे, कोई एक्शन वो खास लेते नहीं थे, लेते थे लेकिन उस तरह का एक्शन नहीं जैसे मिर्जा राजा जयसिंह ले रहे थे। अब मैं इनको जयसिंह बोलूँगा, जो जयसिंह एक्शन ले रहे थे वैसा एक्शन पुराने वाले लोग नहीं ले रहे थे। जयसिंह पहले आके सबको आपके खिलाफ कर रहे हैं, आपकी नाकाबंदी कर रहे हैं, हर समय उनकी जो रणनीति है वो चल ही रही है। तो आपको पता है कि आपके पास संख्या बल कम है और आप युद्ध नहीं कर पाओगे, तो बेस्ट तरीका है वहाँ पे संधि करने का। अब कई लोग इस पे कहते हैं कि वो झुक गए, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हरा दिया, ये कर दिया वो। भाई जो रोज युद्ध कर रहा है ना, उसके लिए एक युद्ध में हारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रोज युद्ध कर रहे हो, आपको संधि भी करनी पड़े, आपको कर लेनी चाहिए। जो कार्य आप रोज कर रहे हो, क्या आप उसमें एक हार की वजह से अपने आप को मृत्यु की आहुति में झोंक दोगे कि हाँ मुझे आके मार दो, मैं तो वीर की तरह मैं लड़ूंगा और लड़ते लड़ते मर जाऊंगा? आप तो मर जाओगे, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी जनता का क्या होगा? क्या आपके मरने से आपकी जनता को कोई लाभ होगा? क्या आप मर जाओगे तो आपकी जनता सेफ हो जाएगी? नहीं होगी। तो बेटर तरीका है कि आप जीवित रहो, संधि करो, थोड़ा झुकना पड़े, 2 कदम पीछे लेना पड़े तो लो, अपनी जनता को बचाओ। शिवाजी महाराज का एक ही ध्येय था कि हमारी जनता की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए मुझे संधि करनी पड़े, मुझे मुगलों का साथ देना पड़े, कोई बात नहीं। दिस इज पॉलिटिक्स और अपने लोगों को सपोर्ट करना सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए। आपकी जान का लोग क्या करेंगे? आपकी जान ठीक है, आपको बाद तक भी वो याद रखेंगे कि आपने जान दी, लेकिन जब आपके पास मौका था जीवित रह करके अपने लोगों को बचाने का, तो आपने क्या किया? हाँ, अगर आप युद्ध में हो और युद्ध में आपको मौत आ गई, वो तो वीर गति है, उसको तो सब याद करेंगे, वो तो एक प्राइड की बात है। लेकिन खुद को अननेसेसरी युद्ध में झोंक करके, अपनी मृत्यु दे करके और लोगों की रक्षा आप ना कर पाओ तो उसका क्या बेनिफिट है? तो शिवाजी महाराज जानते थे कि संधि ही एक ऑप्शन है। शिवाजी महाराज ने स्टार्टिंग में ही एक पत्र मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि आप क्या कर रहे हो मेरे इन पहाड़ों में और इन जंगली इलाकों में? यहाँ पे आपकी सेना का काम होगा नहीं, यहाँ पे आपकी सेना अंदर घुस नहीं पाएगी, आप नहीं अपनी चीज़ों को फिगर आउट कर पाओगे। तो आप एक काम करो, आप मेरी सेना की मदद लो और हम मिलके आदिल शाही पर हमला करते हैं। आदिल शाही कौन? वो जो शिया आपकी डायनेस्टी थी, ठीक है, शिया डायनेस्टी थी, मुगल सुन्नी थे। तो अपना जो संकट है वो आदिल शाह पर चला जाए, ये शिवाजी महाराज का प्लान था। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने इस पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था मिर्जा राजा जयसिंह की हम तो भाई बड़ी सेना है हमारे पास। जयसिंह जानता था कि हमारे पास बड़ी सेना है, हम आराम से इनको काबू कर सकते हैं, और जब हम डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं तो हम इनकी संधि की बातें क्यों माने, हम इनके सारे किले लड़के ही ले लेंगे। तो पहले 2-3 बार उन्होंने इग्नोर किया। फाइनली जयसिंह ने उस पत्र का रिप्लाई किया और रिप्लाई में देखिए क्या लिखते हैं। अच्छा, ये सारा जो रिप्लाई है, जो सारी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहीं भी किसी फिल्म की कहानी या फिर किसी सीरियल की कहानी या फिर कोई ऐसा आर्टिकल जो रिलायबल नहीं है उस पर बेस्ड नहीं है। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कंटेम्प्रेरी सोर्स पर बेस्ड है। कंटेम्प्रेरी सोर्स क्या होता है? जब जो घटना घड़ रही है, मतलब जो घटना हो रही है,
उस समय जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है उसने क्या लिखा है उस घटना के बारे में, उसको कंटेम्प्रेरी सोर्स बोलते हैं। उसको आप सत्य मान सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई घटना हो गई उसके 100 साल के बाद किसी ने कुछ लिखा आप उसको मान लो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब जो घटना हो रही है ये व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था उसने लिखी हुई वहां से आई है ये बातें, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह के कैंप में एक बंदा था, उसकी राइटिंग में से ये है। उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, होगा तो मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा उसका नाम। उसके नाम मतलब उसने ये सारी सोर्सेज लिखी हैं, तो वहां से ये सब चीज़ें उठ के आ रही हैं। तो ये एक्चुअल लेटर्स हैं, ये एक्चुअल जवाब जो जयसिंह ने दिया। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को बोला कि बादशाह की सेना आकाश के तारों के समान है। बादशाह की जो सेना है, ऐसे आकाश में तारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, वो बादशाह की सेना आकाश के तारों के समान है और हमारी सेना के पैर के टप्पों के नीचे तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट था जयसिंह का। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि अपने सारे किले हमें समर्पित कर दो और हमारी शरणागति पद कर लो, यानी सरेंडर कर दो हमको, और मुगलों की चाकरी स्वीकार कर लो। ठीक, मुगलों की चाकरी स्वीकार करो, अपने सारे किले हमको दे दो। उस समय शिवाजी महाराज के पास 35 किले थे, 35 फोर्ट्स थे, ठीक है। सारे फोर्ट्स जयसिंह को दे दिए जाएं, ये जयसिंह की मांग थी। इसी बीच पुरंदर किले पे एक युद्ध होता है, ठीक है। पुरंदर काफी एक इंपॉर्टेंट किला था। उस पुरंदर किले का युद्ध 14 अप्रैल को शुरू होता है। बहुत बहादुरी से वहां मराठे लड़ रहे थे। 14 अप्रैल से लेकर 30 मई आ गया, लेकिन जयसिंह उस किले को जीत नहीं पाया। हाँ, उस किले को काफी नुकसान हो गया और 30 मई को एक ऐसी घटना हुई कि गलती से एक वहां पे गोला फट गया। जो मराठे चलाना चाह रहे थे वो गलती से वहीं पर फट गया और उसमें 80 मराठों की जान चली गई। जब ये खबर 30 तारीख को हुई तब शिवाजी महाराज को लगा कि अब युद्ध करना कोई इसका सेंस नहीं बनता है। हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, हमारी जनता पे भी इसका असर पड़ रहा है, वो जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि अब संधि कर ली जाए, क्योंकि अब हम युद्ध में बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो शिवाजी महाराज तय करते हैं कि अब संधि होगी और जयसिंह भी बुलाता है शिवाजी महाराज को संधि के लिए। पहले शिवाजी महाराज खुद नहीं जाते हैं, अपने एक दूत को भेजते हैं। तो जयसिंह उस दूत से मिलने से मना कर देता है, कहता है कि शिवाजी महाराज आएंगे तो उनसे ही बात होगी अब। तो 11 जून 1665 को शिवाजी महाराज खुद जयसिंह के कैंप में जाते हैं। 11 तारीख को थोड़ी, और जैसे ही देखो शिवाजी महाराज अब जयसिंह के कैंप में जा रहे हैं, वो गेट पर हैं, तो उनको गेट पर रिसीव करने के लिए 2 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम है उदयराज मुंशी और एक का नाम है उग्रसेन कच्छावा। ये 2 लोग आते हैं। और ये जो जयसिंह थे ये भी कच्छावा राजपूत थे, कच्छावा डायनेस्टी से आते हैं। कच्छावा कौन होते हैं? तो राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो कुश के जो वंशज हैं, कुश के वंशज वो कच्छावा। तो एक तरह से प्रभु राम के वंशज जयसिंह थे उस सेंस में, ठीक है। तो उग्रसेन कच्छावा और उदयराज मुंशी को शिवाजी महाराज को गेट पर लेने के लिए भेजता है जयसिंह। और सोचिए क्या प्रेशर बना रहे हैं शिवाजी महाराज पे। जहां पुरंदर पे युद्ध चल रहा है उसके सामने ही वो टेंट बनाया गया है, ताकि जब संधि की बातें हों तो शिवाजी महाराज को दिखे कि उनके सैनिक वहां मर रहे हैं एक के बाद एक। मतलब प्रेशर पूरी तरह से शिवाजी महाराज पे प्रेशर बनाना है कि सारे किले जयसिंह को दे दिए जाएं। और गेट पर जब ये उग्रसेन कच्छावा और उदयराज मुंशी शिवाजी महाराज को क्या बोलते हैं गेट पे, कि अगर आप अपने सारे किले देने को तैयार हो तो ही अंदर आना, वरना यहीं से वापस चले जाइए। तो अब देखिए कितना प्रेशर है। गेट पर ही आपसे बोल दिया कि सारे किले ही चाहिए, 35 के 35। और शिवाजी महाराज उस समय क्या रिप्लाई करते हैं? कहते हैं कि मैं बादशाह को अपने अनेक किले देने को तैयार हूँ। सारे नहीं बोले, अनेक किले देने को तैयार हूँ। तो वो अंदर जाते हैं। 11 जून की बात है। मिर्जा राजा जयसिंह थोड़ी देर के लिए शिवाजी महाराज से बात करते हैं और फिर कहते हैं कि ये उदयराज मुंशी से बात करो, इनसे संधि करो। 11 तारीख को जयसिंह ठीक से मिलते नहीं शिवाजी महाराज से। फिर अगले दिन 12 मई को फिर प्रॉपर मीटिंग जयसिंह और शिवाजी महाराज की होती है। अब उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो आपका जयसिंह कह रहा था कि सारे के सारे किले हमको दो और मुगलों की चाकरी स्वीकार करो, वो जयसिंह 23 किलों पे मान गया। 23 फोर्स की 35 में से 23 किले शिवाजी महाराज जयसिंह को देंगे। अब वहां क्या बातचीत हुई, शिवाजी महाराज ने ऐसा क्या जादू किया जयसिंह पे, वो पता नहीं। लेकिन आप जब पुरंदर की संधि की जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हो तो आपको लगता है कि शिवाजी महाराज ने खराब से खराब स्थिति में से भी बेस्ट से बेस्ट क्या निकाल सकते हैं
उसकी तरफ ध्यान दिया। जो सबसे ख़राब सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की, उसमें से भी क्या पॉजिटिव वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे देखा। क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला कि 35 में से 23 किले आपको जयसिंह को देने होंगे। दूसरा पॉइंट क्या था कि शिवाजी महाराज का जो पुत्र हैं संभाजी महाराज, यानी शेर का छावा संभाजी राजे, 9 वर्ष के थे उस समय, वो 9 साल के, उनको मनसबदार बनाया गया, मुगल मनसबदार। अब आप देखो, कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने खुद गुलामी एक्सेप्ट नहीं करी और अपने पुत्र को बना दिया मुगल मनसबदार, अपने पुत्र पर डाल दिया। यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, आप समझो। आपको बुरा लग सकता है, वो अलग बात है। 9 साल के बच्चे को कोई कैंपेन पे नहीं भेजेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि 9 साल का बच्चा युद्ध में नहीं जा पाएगा। तो ये टाइम बाय करने का तरीका है कि मैं गुलामी से बच गया अभी के लिए, टेम्पररी बेसिस पे, और मैंने अपने पुत्र को मनसबदार किया। मेरा पुत्र जाएगा और जहाँ पे भी हाजिरी देनी होगी वहाँ हाजिरी देगा, युद्ध में नहीं जाएगा, उसके जगह पे मैं युद्ध करूँगा मुगलों के लिए। ठीक, शिवाजी महाराज मुगलों के लिए युद्ध करेंगे, संभाजी महाराज मनसबदार बनेंगे मुगलों के। 9 वर्ष के थे उस समय वो, और शिवाजी महाराज की उस समय उम्र 36 साल की थी, 36 वर्ष के शिवाजी महाराज थे। तो शिवाजी महाराज ने ये किया। तीसरा पॉइंट क्या था कि 9 लाख होन, होन वहाँ पे पैसों की एक यूनिट हुआ करती थी, 9 लाख होन, 9 लाख होन का प्रदेश जीतने के लिए आप मुझे आज्ञा दो। दक्कन में 9 लाख होन का जो प्रदेश है, आदिल शाही का और कुतुब शाही का, और भी शाही थी वहाँ पे, आदिल शाही, कुतुब शाही, उनके 9 लाख प्रदेश को जीतने का। अच्छा, 9 लाख होन का प्रदेश मतलब क्या कि वहाँ का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 9 लाख रुपए आपको मिल जाएगा अगर आपका वो राज्य आपके अंतर्गत है तो 9 लाख का प्रदेश मैं जीतूंगा और मुगलों को 3 लाख होन मैं दूंगा अपने साइड से। तो देखो, एक तरफ बात हो रही थी कि आपको सारे किले सरेंडर करने हैं, आपको मुगलों का मनसबदार बनना है। आप देखो कैसे स्ट्रैटेजी के साथ किसी भी चीज़ में शिवाजी महाराज नहीं फंस रहे, सारे किले भी नहीं दे रहे और उनके मनसबदार भी नहीं बन रहे, और ये तक कह रहे हैं कि मुझे कुछ एक्शन करने का मौका दो, मैं आदिल शाही और कुतुब शाही पे हमला करूंगा और 9 लाख होन में से 3 लाख होन आपको दूंगा। ये सारी चीज़ें तय हुई, शर्तें तय हुई संधि की। औरंगजेब को ये सब पत्र में जयसिंह ने लिख करके बताया कि शिवाजी राजे मान गए हैं और ये सारी शर्तें हैं। 11 जून, 12 जून और 13 जून को शिवाजी महाराज 3 दिन तक मिर्जा राजा जयसिंह के कैंप में थे। औरंगजेब को जब पत्र मिला जयसिंह का, तो औरंगजेब ने फिर रिप्लाई किया उस पत्र का, जयसिंह के पत्र का, जयसिंह को रिप्लाई किया कि उसको अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा है, उसको अभी तक मारा क्यों नहीं। औरंगजेब के अनुसार तो जयसिंह को मार देना चाहिए था, सारे किले अपने पास ले लेने चाहिए थे। तो जयसिंह ने क्यों नहीं माना, इसके 2 रीज़न जयसिंह बताते हैं औरंगजेब को। पहला रीज़न ये है कि जितने भी शिवाजी महाराज के दुश्मनों को मैंने अपने साथ मिलाया है, अगर मैं शिवाजी महाराज को मार दूंगा तो उन सब पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो है अपने कैंप में किसी को बुलाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो हम इन पे कैसे भरोसा करें। मतलब जिन भी लोगों को शिवाजी महाराज के जो दुश्मन थे उनको अपने साथ लिया था, उनको कॉन्फिडेंस में रखने के लिए उनको जिंदा छोड़ा कि ऐसा नहीं है कि आपको हम अपने कैंप में बुला के मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि पुरंदर किला, एक किला जीतने में उसको 1.5 महीने लगे, 1.5 महीने से भी ऊपर लग गया, उतना समय लगा। और शिवाजी महाराज के पास अभी भी 12 किले हैं, और शिवाजी महाराज ने बोल रखा था कि अगर मैं वापस नहीं आया यहाँ से तो समझ जाना कि आपको फिर युद्ध करना है। तो 12 किलों को जीतने में कितना समय लगता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये प्रोलॉन्ग हो जाता, बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, और जयसिंह के लिए सही नहीं था क्योंकि जंगलों में बहुत लंबे समय तक रहने की आदत मुगलों को नहीं थी। तो जयसिंह जानते थे कि बहुत लंबे समय तक हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको जल्द से जल्द इस युद्ध का परिणाम चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज को जीवित रखा गया और शिवाजी महाराज को आदिल शाह के इलाके पे हमला करने के लिए भेज दिया गया। तो अब आदिल शाह के ऊपर शिवाजी महाराज हमला करते हैं और शिवाजी महाराज अनसक्सेसफुल रहते हैं, नहीं जीत पाते। ठीक है, अच्छा है नहीं जीत पाते क्योंकि मुगलों के लिए काम कर रहे थे ना। अब वो जानबूझ के नहीं जीत पाए या गलती से नहीं जीत पाए, वो इतिहास जाने, लेकिन वो नहीं जीत पाए। और औरंगजेब को खबर मिली, औरंगजेब गुस्सा हुआ कि एक तो हमने इसको जीवित रखा और जीवित रखने के बाद ही हमारे कुछ काम भी नहीं आया, यहाँ पे युद्ध भी नहीं जीत पा रहा है। और जयसिंह का यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है ना हाई होने लगा। उसका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास के जो मुस्लिम सरदार हैं, मतलब एक तो जयसिंह हिंदू हैं, तो मुस्लिम जो सरदार हैं वो कह रहे हैं कि जयसिंह हिंदू है, शिवाजी महाराज हिंदू हैं, ये लोग साठ घाट कर रहे हैं कुछ, इसीलिए मुगलों को जीत नहीं मिल रही है। अगर शिवाजी महाराज मुगलों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं तो जीत मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही है। तो जयसिंह पे
उसको जयसिंह को ये लगा कि अगर मुझ पे आरोप ना लगे कि एक काफिर की मदद कर रहा है, वो काफिर ही बोलते थे हिंदुओं को, काफिर की मदद कर रहा है, जयसिंह पे बात जाएगी। तो जयसिंह ने सोचा कि शिवाजी महाराज को आगरा भेज दो, बादशाह के पास। अब बादशाह जो करें शिवाजी के साथ वो करें, ये प्लान था। और औरंगजेब भी चाहता था कि ठीक है, इसको तुम आगरा भेज दो, क्योंकि दक्षिण में रह करके कोई खास सफलता मिली नहीं। तो अब इनके साथ क्या किया जाए, इनको मारा जाए, जीवित रखा जाए। तो जयसिंह ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा आगरा। तो शिवाजी महाराज ने एक शपथ ली जयसिंह से कि मैं आगरा जाऊंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेंगे। और बिल्कुल ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप, ठीक है, आप जिम्मेदारी दे दी आपने जयसिंह को कि आप मेरी जान की रक्षा करोगे। और होना चाहिए, जान सबसे पहले है। अगर आप जीवित रहोगे तो आप युद्ध करके अपनी जनता की रक्षा कर सकते हो, अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हो। कई लोग उसको कहते हैं कि अरे वो डर गए थे कि मुझे मार मत देना, ये मत कर देना, वो मत कर देना, लेकिन ये हास्यास्पद है, क्योंकि आप उनके बाकी सारे युद्धों को आप देख लो, किसी भी एंगल से वो डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन वो श्योरिटी चाहते थे कि अगर मैं आगरा जा रहा हूँ जयसिंह के कहने पे, तो मुझे आगरा के दरबार में सुरक्षा चाहिए। तो तय हो गया कि शिवाजी महाराज आगरा जाएंगे। और 3 मार्च 1666 को वो आगरा के लिए निकले, राजगढ़ से, महाराष्ट्र में राजगढ़, वहाँ से निकले। अच्छा, 3 मार्च 1666, 1665 में आया था जयसिंह। तो आप सोचोगे इतने महीने हुआ क्या? तो इतने महीने वही सब हुआ भाई। औरंगजेब को पत्र भेज रहे हैं, औरंगजेब का रिप्लाई आ रहा है, एक दिन में तो होता नहीं है, व्हाट्सएप तो है नहीं, 2 महीने जाने में लगते हैं, पत्र को 2 महीने आने में लगते हैं। और शिवाजी महाराज पूरा जो आदिल शाह का युद्ध लड़ रहे थे, आदिल शाह से युद्ध लड़ रहे थे, और उसमें उनको हार मिली। मुगलों की तरफ से आदिल शाह से युद्ध कर रहे थे, उसमें उनको हार मिली। तो ये सब युद्ध के प्रकरण में, इन सब में सारा समय निकल गया। और 3 मार्च, और फिर जब आगरा जाने की बात हुई होगी तो वहाँ पे तैयारियां भी की गई होंगी कि आगरा हमको जाना है तो क्या क्या तैयारियां हमको करनी है। और 3 मार्च 1666 को शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकले। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है, शिवाजी महाराज को ये अंदेशा था कि वहाँ पर उनके साथ कुछ गलत हो सकता है आगरा में, या तो उनको कैद कर सकते हैं या उनको मार सकते हैं। शिवाजी महाराज ने आगरा जाने से पहले आगरा से बच के वापस आने का तैयारी कर ली थी। ये हमको कैसे पता चलता है, ये आप कैसे कह सकते हो, ये हमको कैसे मालूम चलता है? एक फैक्ट आप याद रखना, ये सेकंड वीडियो में इसका खुलासा होगा कि ऐसा क्यों हुआ था। शिवाजी महाराज जब राजगढ़ से निकलते हैं, उनके पास 4000 की सेना थी, उसमें पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे। 4000 की सेना थी उनके पास। शिवाजी महाराज का जो पहला पड़ाव आता है वो आता है औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगाबाद जब वो पहुंचते हैं तो उनके पास 1000 की सेना थी। तो बचे हुए 3000 सैनिक कहाँ गए? अब ये कहाँ गए ये आपको सेकंड वीडियो में मालूम चलेगा कि वो वहाँ से वापस कैसे आए आगरा से, ठीक है। औरंगाबाद पहुंचे शिवाजी महाराज, ये उनका पहला पोस्ट था। औरंगाबाद में आप बिलीव नहीं करोगे, औरंगाबाद की जनता शिवाजी महाराज को देखने के लिए आ गई। और ये सब मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये सब एक्चुअल हिस्टोरिकल रेफरेंसेस पे बेस्ड है, कोई मेरी बनावटी कहानियाँ नहीं है। एक औरंगजेब का अधिकारी था भीमसेन सक्सेना, उसकी एक किताब थी तारीखे दिलकशी, ये उस किताब का नाम था। उस किताब में उसने सब लिखा, और वो कंटेम्प्रेरी बंदा है, मतलब जो वहाँ पर मौजूद था वो बंदा है, भीमसेन सक्सेना, उसकी किताब है। तो औरंगाबाद के लोग शिवाजी महाराज को देखने के लिए सड़कों पे आ गए। क्यों? उनको देखना था ना कि कौन व्यक्ति है जिसने अफजल खान को फाड़ दिया, कौन व्यक्ति है जिसने शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी, कौन है जो औरंगजेब की सूरत लूट के आया है। उस व्यक्ति को देखने की लोगों में इच्छा थी, तो सड़कों पे शिवाजी महाराज को देखने के लिए लोग निकल आए थे। यहाँ पर औरंगाबाद में एक मनसबदार था मुगलों का, जिसको शिवाजी महाराज को रिसीव करना था, उसका नाम था सफ शिकन खान। अब ये सफ शिकन खान को लगा कि ये कौन है, एक तो जमींदारी तो है, ये कोई राजा वगैरह तो है नहीं, जमींदार है। वो तो जमींदार मानते थे मुगल उनको भूमिया बोलते थे, भूमिया मतलब जमींदार होता है। तो शिवाजी महाराज तो खुद को राजा मानते थे, हम सार्वभौम राजा हैं, बट उनके हिसाब से तो एक भूमिया है, तो भूमिया से मिलने मैं क्यों जाऊं? तो सफ शिकन खान ने अपने भतीजे को भेजा शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। अब यहाँ पे आप समझना, शिवाजी महाराज को किसी से भी मिलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के प्रदेश में जा रहे हो तो आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके स्टेचर का कोई बंदा आपको रिसीव करेगा। हालांकि सफ शिकन खान का स्टेचर और शिवाजी महाराज का स्टेचर कोई बराबर नहीं था, बट स्टिल, क्योंकि वो मनसबदार है वहाँ का, तो सफ शिकन खान को मिलने आना चाहिए था। पर सफ शिकन खान खुद मिलने आया नहीं, अपने भतीजे को भेज दिया। तो शिवाजी महाराज ने वहाँ पर बोला
उसके भतीजे से कि सफशिकन खान के पैरों में कोई दिक्कत है क्या, तो खुद नहीं आ सकते क्या। और शिवाजी महाराज ने बिना सफशिकन खान से मिले औरंगाबाद से निकले और वहाँ पे जो जयसिंह है जो आए थे, मिर्ज़ा राजा जयसिंह, उनकी एक हवेली थी जहाँ शिवाजी महाराज को रुकना था। वहाँ हवेली में रुकने के लिए गए, सफशिकन खान से मिले बिना चले गए। अब सफशिकन खान को लगा कि भाई गलती हो गई हमसे, हम मिलने नहीं गए। और औरंगज़ेब ने बोल रखा था कि जब तक शिवाजी महाराज आगरा ना आ जाएं उनको बहुत अच्छे से बिहेव करना है। क्यों होता है ना कि जब तक क्रोकोडाइल का या मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है, पहले आप पूरा अंदर चले जाओ, फिर मगरमच्छ उसको बंद करता है। तो औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि शुरू में शिवाजी महाराज को कुछ ऐसा फील हो कि उनको आगरा नहीं आना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से बिहेव करने को औरंगज़ेब ने कहा था। पर ये कोई उसकी क्वालिटी नहीं थी या वो बहुत दयालु व्यक्ति था, इसलिए नहीं था ऐसा। वो चाहता था कि आगरा आए शिवाजी महाराज, भेंट हो। 1 लाख रुपए भी औरंगज़ेब ने दिए थे उनकी यात्रा के लिए। अब ये कोई पॉजिटिव, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब पॉजिटिव चीज़ें नहीं कि 1 लाख रुपए दिए थे। भाई अगर आप किसी को बुला रहे हो तो आप पैसा खुद फाइनेंस करोगे उसके लिए, ताकि वो आपके इलाके में, इतनी दूर कैसे आते हो। तो सफशिकन खान बाद में मिलने आया ये जयसिंह की हवेली में औरंगाबाद में, और शिवाजी महाराज खुद इस बार गेट तक नहीं गए उसको रिसीव करने। टिट फॉर टैट, वहाँ पर वो रिसीव करने नहीं आए, यहाँ पर शिवाजी महाराज रिसीव करने नहीं गए। तो ये क्वालिटी है एक राजा की। और जब लोग उनको देखने आए होंगे, मैं तो उस सीन को इमेजिन कर रहा हूँ कि लोग देखने आए होंगे कि कोई राजा आ रहा है, तो राजा है वो आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, वो फील हो जाएगा कि आपको यही राजा है हमारा, ये राजा ही यहाँ से जा रहा है, वो आपको फील हो जाएगा। तो औरंगाबाद में पहला स्टेप था। फिर फाइनली वो 11 मई को आगरा पहुँचते हैं। वो कैसे जर्नी हुई इसका कोई खास रेफरेंस मिलता भी नहीं है। तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि वो आगरा पहुँचे 11 मई 1666 को। अब यहाँ पर समझना, जयसिंह का बेटा, जयसिंह जो शिवाजी महाराज पे हमला करने आए थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो बहुत अच्छे जनरल थे, उनके पुत्र थे राम सिंह। जयसिंह के पुत्र राम सिंह आगरा में ही काम करते थे। तो राम सिंह को शिवाजी महाराज को रिसीव करना था आगरा में। राम सिंह खुद रिसीव करने नहीं आए, उन्होंने अपने मुंशी को भेजा। राम सिंह का मुंशी, पहली बात तो राम सिंह भी मिलने आता तो शिवाजी महाराज को मान बहुत बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। राम सिंह का कोई ओहदा बहुत बड़ा नहीं था, बट राम सिंह ने अपने मुंशी को भेजा। अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि शिवाजी महाराज को किसी छोटे व्यक्ति से मिलने में कोई समस्या है ये। लेकिन आप समझो, जब आपका, जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे प्रधानमंत्री से मिलने एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर तो आए, कोई मिनिस्टरियल लेवल का व्यक्ति तो आए। वहाँ पे आप किसी नॉर्मल क्लर्क को भेज दो मिलने के लिए, कैसी फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं कि क्लर्क से नहीं मिलने में कोई प्रॉब्लम, बट आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपका कुछ ओहदा है, तो आपके बराबर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आना चाहिए। शिवाजी महाराज राजा हैं और आप राम सिंह के मुंशी को भेज रहे हो मिलने के लिए। तो आप देख रहे हो कि पूरे रास्ते जगह जगह पे अपमान करने का प्रयास हो रहा है शिवाजी महाराज का। और ये अभी आगरा के जो किले में जब औरंगजेब और शिवाजी महाराज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, ये सब उसकी आप समझ लो पार्श्वभूमि है। इससे पहले क्या हो रहा है, तो गुस्सा जो शिवाजी महाराज ने दिखाया अब दरबार में, इसकी अभी हम बात करेंगे, वो गुस्सा एक दिन का नहीं है, वो धीमे धीमे डेवलप हो रहा है कि आप बार बार उनका अपमान करने की कोशिश करते हो। फिर उनको जो धर्मशाला में रुकवाया गया, शिवाजी महाराज के लिए एक प्रॉपर ढंग की जगह भी नहीं दी गई रुकने के लिए। उनको एक मुलुक चंद सराई नाम का एक धर्मशाला थी, वहाँ पे रुकने का व्यवस्था उनकी शिवाजी महाराज की गई। वो भी बहुत अच्छा कोई जगह नहीं था। फाइनली अगले दिन 12 मई को औरंगजेब का बर्थडे था, 50वां बर्थडे था, और अब इस बर्थडे को यादगार बनाने का काम शिवाजी महाराज को करना था। 12 मई 1666 औरंगजेब का 50वां बर्थडे था। अब आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो उसका बर्थडे कुछ और मिलेगा। तो वो अपना बर्थडे साल में 2 बार मनाया करता था, 2 बार, एक बार इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से और एक बार कोई दूसरे कैलेंडर के हिसाब से। अब कितनी बार भी मनाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 12 मई को उसका 50वां बर्थडे था। तो पहले ये तय था कि दीवाने आम में मुलाकात होगी, बट शिवाजी महाराज जब तक वहाँ पहुँचे तब तक दीवाने आम का जो सारा कार्यभार था वो समाप्त हो चुका था। तो देख रहे हो, एक तो धूप है, 2-3 बजे की बात होगी, धूप है, आप दीवाने आम में चल के जा रहे हो और दीवाने आम में को देख रहे हो कोई है ही नहीं, सारा काम खत्म हो गया। अब दीवाने आम से वापस आपको चल के दीवाने खास जाना है। तो उस गर्मी में ना ये गुस्सा डेवलप शिवाजी महाराज का हो रहा है कि बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है कि आपको दीवाने आम में मिलने बुलाया, आप वहाँ पर भी नहीं हो। अब आप दीवाने खास में चले गए, फिर बीच में राम सिंह आया मिलने कि माफ़ करिए राजा जी, हमको मिलने में देरी हो गई। तो फाइनली राम सिंह मिला, जयसिंह का बेटा। और अब फाइनली शिवाजी महाराज दीवाने खास में पहुंचे, जहां औरंगजेब ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था।
अब आप इस पूरे दीवाने खास का सीन समझो। औरंगजेब ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, काफ़ी ऊपर होता है वो, और बाकी लोग दरबार में खड़े हैं, बैठा कोई भी नहीं है, सबको खड़े रहना पड़ता था अपने हाथ बांध के। सब लोग ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे और अपनी नज़रें नीचे रख के बादशाह के सामने खड़े होते थे। अगर बादशाह से कोई बात बोलनी है तो अपनी नज़रों को बस हल्का सा ऐसे उठाना है और बाकी टाइम अपनी नज़रों को नीचे ही रखना है। ये प्रॉपर वहाँ का कायदा कानून था। और क्या कायदे कानून थे? बादशाह को कोई अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। ऐसा नहीं कि आप बादशाह से बात की और घूम के पीठ घुमा के और चल रहे हो ऐसे। बादशाह को आप पीठ नहीं दिखा सकते। अगर आप पीछे आना है तो आपको ऐसे ऐसे ही पीछे आना पड़ेगा। आप बादशाह को अपनी पीठ नहीं दिखा सकते, ये भी वहाँ का नियम था। और मुगल दरबार में आप कहाँ पर खड़े हो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हाई रैंक के लोग होते थे वो आगे की कतार में खड़े होते थे और जो लो रैंक के लोग होते थे वो पीछे कतार में खड़े होते थे। तो ये सीन था, ये सब कायदे कानून थे। ठीक है, शिवाजी महाराज आते हैं औरंगजेब के सामने और ये ऐतिहासिक घटना है जब औरंगजेब और शिवाजी महाराज जीवन में पहली और आखिरी बार एक दूसरे के आमने सामने आए। शिवाजी महाराज ने, और साथ में उनके शंभू राजे भी हैं 9 वर्ष के, हाथ पकड़ा हुआ है शिवाजी महाराज ने, दोनों बाप बेटे साथ में हैं, सामने औरंगजेब है। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों ने ही गिफ्ट वगैरह औरंगजेब को दिए, जो प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, वो गिफ्ट वगैरह दिए। फिर राम सिंह ने बोला कि राजा साहब कुर्निश करिए। कुर्निश का मतलब क्या होता है? ज़मीन पर झुक कर और ज़मीन को चूम कर आप ये दिखाते हो कि हमारा सब कुछ आपका ही है। बादशाह के सामने ज़मीन पे लेट के आपको ज़मीन को चूम करके ये दिखाना होता है कि सब कुछ हमारा है। शिवाजी महाराज ने कुर्निश करने से मना कर दिया। ऑब्वियसली औरंगजेब के सामने झुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जनता की बात है, जनता को सेव करना है, वहाँ पे हम संधि करेंगे। संधि इज अ डिफरेंट थिंग। संधि बहुत होती थी, मुगल भी करते थे, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मराठों नहीं संधि, मुगल भी संधि करते थे, सब करते थे। बट किसी के सामने झुक लेट के, और शिवाजी महाराज लेट जाएंगे औरंगजेब के सामने, दैट्स नॉट पॉसिबल। और उन्होंने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो राम सिंह शिवाजी महाराज को ले गया और पीछे की कतार में खड़ा कर दिया। अब मैंने आपको बताया मुगल दरबार में कौन कहाँ खड़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप आगे की कतार में खड़े हो तो आपकी जो रैंक है वो बड़ी है, आप पीछे खड़े हो तो आपकी रैंक छोटी है। तो शिवाजी महाराज को 5000 मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया, जो कि एक बहुत लो रैंक है, वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब शिवाजी महाराज का पारा धीमे धीमे हाई हो रहा है, क्योंकि उनको बार बार अपमानित किया जा रहा है। एक के बाद एक घटना ऐसी हो रही है जिससे उनका अपमान हो रहा है। और तभी शिवाजी महाराज को अपनी आगे की कतार में एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम था जसवंत सिंह। और ये वो जसवंत सिंह है जो शिवाजी महाराज के इलाके से, शिवाजी महाराज की सेना से डर के पीठ दिखा के भाग गया था। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो शिवाजी महाराज की सेना से पीठ दिखा के भाग गया था, उसको शिवाजी महाराज से आगे की कतार में खड़ा किया गया है। अब ये देख के शिवाजी महाराज का पारा एकदम हाई हो गया। अब यहाँ से जो मैं आपको डायलॉग्स बता रहा हूँ, जो डायलॉग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब एक्चुअल है। और ये कहाँ पर है, इसका सोर्स मैं आपको बता दूं, वरना कुछ लोग को लगेगा कि सोर्स क्या है इसका। तो राम सिंह जो मैंने आपको बताया ना, जय सिंह का बेटा राम सिंह, जो आगरा में ही था, राम सिंह का जो क्या बोलते हैं, मुंशी नहीं, सॉरी, राम सिंह का दीवान, जो दीवान था, जो सब लिखता था कि रोज दरबार में क्या हो रहा है, उसका नाम था परकाल दास। ठीक है, तो परकाल दास दरबार में होने वाली घटनाओं को रोज अपने उसमें किताब में लिखा करता था, ताकि पता चल सके कि मुगल दरबार में क्या हो रहा है। ऐसा न्यूज़पेपर की तरह आप समझ सकते हो कि रोज की घटना उसमें लिखता था। और अंबर, जो जयसिंह का राज्य है, वहाँ पर भेजता था। जयसिंह का ही बेटा राम सिंह है, तो राजस्थान में उसको भेजता था। तो इसको हम लोग राजस्थानी रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जो किसने लिखा है? जयसिंह का जो दीवान है, जो सारा राइटिंग्स वगैरह करता है कि दरबार में क्या चल रहा है। तो ये जो व्यक्ति है परकाल दास, ये वहाँ पर मौजूद था, उसकी राइटिंग्स में से है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी सोर्स। ये कहीं इधर उधर की कहानी नहीं है, ये एक्चुअल डायलॉग्स हैं। तो अब शिवाजी महाराज देखते हैं सामने जसवंत सिंह है, तो शिवाजी महाराज जोर से बोलते हैं, राम सिंह, ये मेरी आगे की कतार में कौन खड़ा है? अब राम सिंह वहाँ पर था, जयसिंह का बेटा वहीं पर था। तो चिल्ला के बोलते हैं। अब मुगल दरबार में आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, और ना आज तक किसी ने करने की हिमाकत की थी। शिवाजी महाराज ने जोर की आवाज़ में पूछा कि मेरे सामने की कतार में ये कौन खड़ा है? तो ऐसा नहीं था शिवाजी महाराज को मालूम नहीं था, मालूम था, बट वो गुस्से में उन्होंने पूछा। तो राम सिंह ने बोला कि महाराजा जसवंत सिंह है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये जसवंत सिंह जो मेरी सेना को पीठ दिखा के भाग आया था, इसको मुझसे आगे ही कतार में खड़ा किया गया है। ये बार बार मेरा
चप्पे चप्पे पर मेरा अपमान किया जा रहा है, ये मुझे समझ में आता है। ऐसा ना समझें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये गुस्सा जब हुआ तो फिर ये राम सिंह ने पास आया शिवाजी महाराज की कि आप शांत रहिए राजा जी, आप शांत रहिए, आप कुछ ऐसे मत बोलिए, मुगल दरबार में आप ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। तब और शिवाजी महाराज को गुस्सा आया। शिवाजी महाराज ने बोला, ये राजस्थानी में उन्होंने बोला था, राजस्थानी में, तुम जाने हो, तुम्हारा बादशाह जाने हो, उसको मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। राम सिंह को बोलते हैं, तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, यानी राम सिंह का बाप कौन, जय सिंह, और तुम्हारा ये बादशाह भी जानता है, सामने औरंगजेब बैठा है, तुम्हारा ये बादशाह भी जानता है मैं कैसा आदमी हूं। अगर हिम्मत है तो मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा। ये स्टेटमेंट मुगल दरबार में पूरी तेज आवाज में, गुस्से में, ये शिव गर्जना वहां पर जो आगरा के दरबार में हुई, ऐसी गर्जना औरंगजेब ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। इवन मुगल दरबार ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। किसी ने भी आज तक बादशाह के सामने इतनी तेज आवाज में बात नहीं की थी। फिर शिवाजी महाराज ने पहली बार तो तेज आवाज में बोल के उन्होंने नियम तोड़ा, फिर एक और नियम तोड़ा, औरंगजेब को अपनी पीठ दिखा के वो जाने लगे। बादशाह को आप पीठ नहीं दिखा सकते, बट शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज साथ में थे, छोटे 9 वर्ष के, उनका हाथ पकड़ के शिवाजी महाराज घूम के पीठ दिखा के औरंगजेब को जा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि शिवाजी महाराज को नियम नहीं मालूम थे, उनको मालूम थे। उन्होंने जानबूझ के वो नियम तोड़ा कि किसी चीज़ की हद होती है, आप स्वाभिमान पे हमला करोगे तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे, और वो जाने लगे। फिर राम सिंह ने शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा कि राजा जी आप रुकिए। शिवाजी महाराज ने राम सिंह का हाथ झटक दिया और फिर वहां से वो निकल लिए, औरंगजेब को पीठ दिखा करके। पूरे दरबार में औरंगजेब की बेइज्जती करके शिवाजी महाराज वहां से निकल गए। और अब इस घटना के बाद औरंगजेब शिवाजी महाराज को कैद कैसे करता है, क्या तुरंत कैद कर लेता है या फिर क्या होता है, और शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बच के वापस कैसे आए, ये अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना कैसे हुई, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे कि शिवाजी महाराज आगरा से बच के वापस कैसे आए। धन्यवाद।